गुड मॉर्निंग। चलिए जी, तो सबसे पहले अपन पेपर नंबर 2 की बात करेंगे, कॉरपोरेट एंड द अदर लॉ। कॉरपोरेट एंड अदर लॉज। सबसे पहले तो ये कॉरपोरेट का मतलब क्या है? कंपनी। द कंपनी एक्ट 2013। कॉर्पोरेट का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट आपने फाउंडेशन में पढ़ा ही होगा कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, इंडियन कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो यहां पर कॉर्पोरेट का मतलब क्या, हम कंपनी एक्ट पढ़ेंगे। ओके, अदर लॉज में आइए, अदर लॉज में 4 लॉ होंगे। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, 1872। उसके बाद द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, (1881). उसके बाद द जनरल क्लॉज एक्ट, एंड लास्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है ये कोई एक्ट नहीं है, ये कोई एक्ट या लॉ नहीं है। ये सिर्फ आपको ये सिखाएगा कि जो भी एक्ट आप पढ़ने वाले हो उसको समझना कैसे है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? समझना। इंटरप्रेट करना मतलब समझना, किसी चीज का मीनिंग ड्राइव करना। ओके, तो ये सबसे लास्ट में करते हैं हम चैप्टर। कंपनी एक्ट जो है वो आपके सिलेबस में 60 मार्क्स की वेटेज रखता है, और जो अदर लॉ है वो आपके सिलेबस में 40 मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक है, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है आपका, जिनमें आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए। पता ही होगा ये तो सब। ओके, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, मतलब 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, पूरा नहीं, कहीं खुश हो जाओ, ये तो फाउंडेशन वाला काम होगा स्टार्ट। 30 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे, और बाकी जो है 70 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक, एमसीक्यू में कोई चॉइस नहीं मिलती, नो चॉइस। और सबसे बढ़िया बात है, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब जितने चाहे उतने तुक्के मार लेना। फाउंडेशन में तो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, हाँ, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, 70 मार्क्स में फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो हमेशा कंपलसरी होता है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी में आता है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने लगभग 5 क्वेश्चंस और होते हैं, जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं नॉर्मली, ट्रेंड चलता है। फॉर एग्जांपल 14 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आ गए? 6 आ गए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है, बाकी जो 5 क्वेश्चन रह गए उनमें से कोई 4 करने होते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं आपके सामने कहूं तो लगभग आपका जो पेपर है वो 120 मार्क्स का आता है अप्रोक्सीमेटली। जिसमें से हमें 100 का अटेम्प्ट करना होता है। कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि सर मान लीजिए मुझे पूरा पेपर आता है और मैं 6 के 6 क्वेश्चन कर दूं तो, मतलब इफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड, मान लीजिए टाइम बचा हुआ है,
आपको जो 5 क्वेश्चन है जिसमें 4 करने हैं, आपने 500 के 500 कर दिए। तो पुराने जमाने में रूल हुआ करता था, लगभग 3 साल पहले रूल हुआ करता था बेस्ट अटेम्प्ट का। कि फॉर एग्जांपल आपके किसी क्वेश्चन में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा कर रखा है, 20 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे सपोज करो, जिसमें से 5 क्वेश्चन थे जिसमें 4 करने थे और आपने 5 कर दिए। तो एक क्वेश्चन में आपके 12 मार्क्स है और दूसरे क्वेश्चन में आपके 10 मार्क्स है, तो बेस्ट कौन सा है? 12 वाला है ना? तो उसके नंबर काउंट होते थे, तो फायदा होता था। तो हम बच्चों को यही सलाह देते थे कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाए तो आप एडिशनल क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि बेस्ट अटेम्प्ट होता है। तो मान लो बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई या आंसर गलत हो गया, तो दूसरे क्वेश्चन में अगर ठीक है तो उसके नंबर काउंट होंगे। ठीक है, बट इंस्टीट्यूट ने 3 साल पहले ये रूल क्या कर दिया है? चेंज कर दिया बेटा। अब इंस्टीट्यूट ने क्या लगा रखा है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि एडिशनल क्वेश्चन करने का अब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपने 5th क्वेश्चन पहले कर दिया और 6th क्वेश्चन बाद में कर दिया, तो 6 में भले ही 20 आउट ऑफ 20 हो, बट उसके नंबर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आपने 5th क्वेश्चन कर रखा है पहले। अगर आपने 6 पहले कर दिया और 5th बाद में कर दिया, तो भी कौन सा काउंट होएगा? 6 पहले काउंट होगा, क्योंकि जो पहले आपने अटेम्प्ट किया है उसी क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। लास्ट वाला जो एडिशनल क्वेश्चन होगा वो इंस्टीट्यूट रीड भी नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको एक सलाह यही रहती है कि एग्जाम में अगर आपका टाइम बचता है तो आप उसको एडिशनल क्वेश्चन पे ध्यान देने के बजाय जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर रखे हैं उन्हीं को ही क्या कर लो? रिवाइज कर लो, नहीं तो आजू बाजू वालों की हेल्प कर दो अगर मन करे तो। ठीक है, डिपेंड करता है आजू बाजू में कौन है। ठीक है ना? हाँ, देखो ये पॉइंट क्लियर। नॉर्मली जो ट्रेंड रहता है मैं आपको बता देता हूं कि लॉ में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब मैं आउट ऑफ 70 की बात कर रहा हूं क्योंकि 30 मार्क्स के तो क्या है? एमसीक्यूज है। ये जो 70 मार्क्स रह गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनका ट्रेंड क्या रहता है हम उसकी बात करते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 70 में से आप मान के चलो 45 के अराउंड, और 25 के अराउंड जो है वो प्योर थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये तो पेपर का इंट्रोडक्शन अपना। ज्यादातर क्वेश्चन आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का साइज क्या रहता है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उनका साइज रहता है 4 to 5 मार्क्स। ज्यादातर क्वेश्चन 4-5 नंबर के आते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टीट्यूट रूल चेंज नहीं कर सकती, 6-6 नंबर के भी दे सकती है, 8 नंबर का भी दे सकती है, ज्यादातर यही रहेगा। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि सिंगल क्वेश्चन उन्होंने 16 नंबर में पूछ लिया, ऐसा कभी नहीं आएगा। हर क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, नॉर्मली 3 पार्ट होते हैं, कई बार 4 भी हो जाते हैं। तो 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछ लिए, या एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया और 2 4-4 नंबर पूछ लिए, 14 नंबर का क्वेश्चन बना दिया 70 के लिए। तो ऐसे आता है। तो हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन, 3 तो मिनिमम 3 तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से पेपर आपका ड्राफ्ट होता है। क्लियर? नए पेज पर आना, हम स्टार्ट कर रहे हैं अदर लॉज से। अदर लॉज, अदर लॉ में सबसे पहला एक्ट कौन सा है? द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, मैंने एक बकवास तो करी नहीं आपके सामने, सर ये एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है। वैसे तो फाउंडेशन में समझाया हुआ है, बट जो बच्चे नए हैं उनके लिए, लॉ यहां पर आपने लॉ लिखा, यहां पर आप एक्ट लिख रहे हो।
क्या इन दोनों में कोई फर्क है? चलो जी, तो मैं एक छोटी सी आउटलाइन ही दे रहा हूं, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है, बट थोड़ा सा नॉलेज पर्पज के लिए होना चाहिए। इंडिया में लॉ बनाने की पावर किसके पास है बताओ? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट। कॉफी भिजवा दे मेरी, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या आता है? ड्राफ्ट। जब भी कोई कानून बनना होता है तो सबसे पहले उसका क्या आता है? ड्राफ्ट। इसको हम बोलते हैं बिल। इसे हम क्या बोलते हैं? बिल। हालांकि मैं आपको बताता हूं ड्राफ्ट में और बिल में भी माइनर सा फर्क होता है, बट आप दो अभी सब इसको बिल और ड्राफ्ट को एक मान के चलिए, ठीक है। जब भी कोई नया कानून बनाना हो या पुराने कानून के अंदर कोई चेंज करना हो तो वो नया कानून क्या है या वो चेंज क्या है उसे कागज पे लिखा जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ड्राफ्ट या बिल। और उसे कहां पेश किया जाएगा? पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आपने सुना होगा लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, यहां जाता है जी। यहां पर इस बिल के बारे में डिस्कशन होती है। इस बिल के अंदर जो जो प्रपोज्ड प्रोविजन है उसके बारे में क्या होती है? डिस्कशन होती है कि ये जो नया कानून है इसके आने के ये फायदे होंगे, इसमें ये प्रोविजन है इससे ये फायदा होगा, ये सब बातें चलती है। उसके बाद पार्लियामेंट में जो बैठे हैं लोग वो क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। एमएलए एमपीज जो बैठे हैं वो क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग यस या नो, हमारे अकॉर्डिंग ये कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपने जैसे अभी रिसेंट में एक कैब के बारे में सुना होगा, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, फिर वो क्या बन गया? सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सुना है ना? ओके। तो यहां पर पार्लियामेंट में क्या पेश किया जाता है? बिल पेश किया जाता है। ओके, पेश कर दिया। फिर पार्लियामेंट में क्या होती है? वोटिंग होती है। वोटिंग होगी और अगर मेजोरिटी ने यस कह दिया, मेजोरिटी का मतलब समझिएगा 50% से ज्यादा, मेजोरिटी ने यस कह दिया, इफ पास्ड, अगर बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? इट इज कॉल्ड एक्ट। इसे हम क्या कहने लगते हैं? एक्ट कहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, बिल पास होने के बाद में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो अपनी इसके ऊपर क्या देता है? कंसेंट देता है, असेंट देता है, असेंटेड। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट तभी असेंट देगा जब बिल पास होगा। असेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या बन गया? एक्ट बन गया। एक्ट में क्या लिखा होता है? एक्ट में लिखा होता है क्या करना है। एक्ट में क्या लिखा होता है? प्रोविजंस, क्या करना है। ओके, अब समझिए। अब गवर्नमेंट चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी की भी हो, कानून तो सबके लिए बराबर है भाई। हां, उस कानून को इंप्लीमेंट कैसे करना है ये कौन डिसाइड करता है? रूलिंग पार्टी। अभी जैसे रूलिंग पार्टी बीजेपी, तो रूलिंग पार्टी डिसाइड करेगी कि जो एक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कंपनी एक्ट 2013 है, तो ये जो एक्ट्स चल रहे हैं उन एक्ट को इंप्लाई करना कैसे है। तो इस एक्ट में क्या होता है? इस एक्ट में होते हैं प्रोविजन, क्या करना है, बट ये करेंगे कैसे कौन डिसाइड करेगा? रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी क्या करती है? क्या बनाती है? रूल्स। रूलिंग पार्टी क्या करती है? रूल्स बनाती है। मैं आपके सामने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। जब हम कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें एक चैप्टर आएगा ऑडिट एंड ऑडिटर। प्रोविजंस में लिखा हुआ है हर कंपनी की ऑडिट कंपलसरी है। एवरी कंपनी शैल गेट इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। एक सीए ही कर सकता है, जो प्रैक्टिस कर रहा है वही कर सकता है। तो भैया हर कंपनी की ऑडिट कंपलसरी है, प्रोविजन में लिख दिया ऑडिट करवानी है, करनी कैसे है? रूल में लिखा हुआ है। रूल में क्या लिख रखा है कि उस ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करना है, प्रोसीजर। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, रूल्स आर काइंड ऑफ प्रोसीजर। भाई ये काम करना कैसे है ये कौन बताता है? रूलिंग पार्टी। इसलिए वर्ड क्या लिखा हुआ है? रूल, ठीक है। ये क्या है? रूल है। प्रोविजन में क्या होगा? क्या करना है। रूल्स क्या होंगे? कैसे करना है। कैसे करना कौन बताएगा? रूलिंग पार्टी, ठीक है। अब सुनिए, ये जो बिल है और ये जो रूल्स है ये कौन बनाता है? मिनिस्ट्री।
ये कौन बनाता है? मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो बिल है, ये जो ड्राफ्ट प्रपोज हुआ है, ये और ये जो रूल है, प्रोसीजर जो है ये बनाए गए हैं, ये किसके हाथ में होते हैं भाई? ये होते हैं मिनिस्ट्री के हाथ में। अब फॉर एग्जांपल मैं कंपनी एक्ट की बात कर लेता हूं। कंपनी एक्ट की बात चल रही थी, कंपनी एक्ट का बिल है और कंपनी एक्ट के रूल्स है, कौन इश्यू करेगा? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पूरे इंडिया में कंपनी से रिलेटेड और LLP से रिलेटेड जो भी काम होगा वो MCA करेगी, मिनिस्ट्री है। एजुकेशन मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सुना होगा आपने, फाइनेंस मिनिस्ट्री, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, खूब है, खूब सारी मिनिस्ट्री है। यानी कि एक रूलिंग पार्टी जो होती है ना, उसे पूरी कंट्री को संभालना है। अब पूरी कंट्री को संभालने के लिए उन्होंने क्या बना रखे होते हैं? डिपार्टमेंट बना रखे होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री। और हर मिनिस्ट्री का क्या होता है? एक हेड होता है। जैसे भी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का हेड किसको बनाया हुआ है? सीतारमन जी को। जब भी टीवी पे आती है हमारा दिल धक धक करता है कि आज शेयर मार्केट का पता नहीं क्या करके जाएगी। ठीक है, चलो जो भी है, हर डिपार्टमेंट का क्या होगा? एक हेड होगा। डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री, और उसका एक हेड होता है। तो आज अगर कंपनी एक्ट से रिलेटेड कोई प्रपोजल डाला जाएगा तो वो कौन डालता है? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वो गवर्नमेंट के ऊपर होती है कि कितनी मिनिस्ट्री बनाए, 15, 16, 50, 60, जितनी चाहे आप उतनी मिनिस्ट्री बना सकते हो। ठीक है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो क्या करती है? जो बैंकिंग रेगुलेशंस वगैरह है उनको वो फाइनेंस हैंडल करता है। और अगर इनकम टैक्स की कोई अगर अमेंडमेंट वगैरह लानी है, इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर कुछ बात करनी है, तो वो भी कौन करता है? फाइनेंस। अगर कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो दोनों को अलग अलग कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, चाहे तो बना ले अपनी। ठीक है, तो कितने डिपार्टमेंट बनाने हैं, कितनी मिनिस्ट्री बनानी है, इट इज डिसाइडेड बाय रूलिंग पार्टी। फिर उनका हेड कौन होगा? ऑब्वियसली बात है, रूलिंग पार्टी के बंदे होंगे। पॉइंट क्लियर? तो बिल कौन प्रेजेंट करता है? मिनिस्ट्री। और रूल्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री। पॉइंट क्लियर? यहां तक का प्रोसीजर जो है इसे हम कहते हैं एक्ट फॉर्मुलेशन। यहां पर एक्ट बना है, इतने प्रोसीजर में क्या बना है? एक्ट बना है। अभी तक एक्ट की बात करी है मैंने, रूल्स ऐड कर दिए उसमें, समझ आया थोड़ा थोड़ा? ओके। उसके बाद रूलिंग पार्टी जो है इसे क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है। रूलिंग पार्टी से क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है। और फिर एक और पिलर आता है अपने कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, दैट इज कोर्ट। कोई पर्सन है जो एक्ट के प्रोविजन को समझ नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ना नहीं आता। दो पर्सन कह लेते हैं, ए और बी। ए के अकॉर्डिंग किसी प्रोविजन का मतलब कुछ और है और बी के अकॉर्डिंग उस प्रोविजन का मतलब कुछ और निकल रहा है। ठीक है, तो जब कोई कंफ्यूजन होती है कि भाई इस लाइन का मतलब क्या है, मेरे अकॉर्डिंग ये मतलब है और दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग ये मतलब है, डिस्प्यूट हो रहा है, एक तरीके से कंफ्यूजन हो रही है हमें, तो कहां जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। और कोर्ट में अपना अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, भाई मेरे अकॉर्डिंग इस लाइन का ये मतलब निकलता है, और दूसरा बंदा अपना मतलब बताएगा, और कोर्ट इंटरप्रेट करेगी कि वाकई में इसका क्या मतलब निकलता है। तो कोर्ट किसका काम करती है? इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, तो जब भी कोई एक्ट को लेके डिस्प्यूट होता है, एक्ट को लेके कोई डिस्प्यूट है, तो हम कहां जाते हैं? हम जाते हैं कोर्ट में। हम कहां जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट क्या सुनाएगी? अपना डिसीजन सुनाएगी। डिसीजन, कुछ डिसीजन लैंडमार्क डिसीजन होता है। लैंडमार्क मतलब आगे तक याद रखे जाएंगे। बढ़िया डिसीजन, बढ़िया केस था, बढ़िया डिसीजन था, तो उन डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? लैंडमार्क डिसीजन, केस लॉज। ओके, तो जब हम प्रोविजन के साथ में, अब देखिए क्या क्या चीजें आई, तीन चीजें आई। सबसे पहली चीज क्या आई? प्रोविजंस, किस में लिखे होते हैं? एक्ट में। फिर क्या आते हैं? रूल्स, ताकि उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। रूल्स किसके लिए होते हैं? इंप्लीमेंटेशन के लिए। और फिर ये कोर्ट के डिसीजंस। डिसीजन ऑफ कोर्ट, एपेक्स कोर्ट के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके डिसीजन होते हैं। ये तीन चीजें मिला देते हैं। इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ। ठीक है, इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ। तो लॉ एक वाइड वर्ड है। लॉ एक वाइड वर्ड है।
एक्ट जो है वो लॉ में कवर होता है। दोबारा से, प्रोविजन में क्या लिखा होता है? व्हाट टू डू। रूल्स में क्या लिखा होता है? हाउ टू डू। डिसीजन ऑफ कोर्ट जो है वो क्या है? सेट्स एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए तो भाई इस केस में ये करना है। जैसे फाउंडेशन में हमने सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को जब पढ़ रहे थे तो उसके अंदर किसका एग्जांपल आया था? सोलोमन वर्सेस सोलोमन। कि भाई कुछ भी हो जाए, सारी की सारी कैपिटल अगर एक बंदे के पास भी है ना, तो भी वो कंपनी से क्या माना जाएगा? सेपरेट माना जाएगा। फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में पढ़ा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टैक्स चोरी करोगे। इसका मतलब ये भी नहीं है तुम इंप्लॉइज का हक मार जाओगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कोई इलीगल एक्ट करोगे। आया था ना गिलफोर्ड मॉडल, इम्प्रॉपर कंडक्ट अगर करोगे तो कंपनी नहीं बना सकते, और बनाई तो दोनों बंदे सेम माने जाएंगे, इम्प्रॉपर कंडक्ट करने वाला और कंपनी वाला भी। डिंसो मैनेक्सी पेटिट वाला केस पड़ा था जिसमें एक बंदे ने टैक्स बचाने के लिए 4 कंपनी बना ली थी। तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं, कोर्ट क्या कहते हैं, ना ना ये तो साफ दिख रहा है, आप एक्ट को क्या कर रहे हो? एब्यूज कर रहे हो, मिस यूज कर रहे हो उसका, तो ये अलाउड नहीं है। तो ये एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं। ये एग्जाम्पल किसका पार्ट बन गए? उस एक्ट का पार्ट बन गए कि भाई देख ये रूल है, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। बट नीचे सुन, डिंसो मैनेक्सी पेटिट क्या कहता है कि अगर तुम्हें टैक्स बचाने के लिए कंपनी बनाई है तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानेंगे। तो देखो वो केस क्या बन गया, किसका पार्ट बन गया? उस एक्ट का पार्ट बन गया। लॉ इज मच वाइडर वर्ड देन एक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? इंडिया में 3 अथॉरिटी होती है, लॉ मेकर, लॉ इंप्लीमेंटर और इंटरप्रेटर। ठीक है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट। लॉ इंप्लीमेंटर कौन है? रूलिंग पार्टी। ठीक है, और इंटरप्रेटर कौन है? कोर्ट। ठीक है, हालांकि ये सारी चीजें देखो बकवास है, इसके ऊपर लगाने को मैं 4-5 लेक्चर लगा सकता हूं, बट ये बहुत आगे काम आने वाली चीजें नहीं है। ये तो सिर्फ थोड़ा बहुत ये आइडिया लगाने के लिए है कि एक्ट क्या होता है सर और लॉ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी हम ये डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर में। अभी कोई दिक्कत? चले आगे, चलो। अदर लॉज के अंदर हमने स्टार्टिंग की है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हमने फाउंडेशन में पढ़ लिया था, है ना? यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से एक्ट आएंगे? स्पेशल एक्ट आएंगे ओनली। स्पेशल एक्ट में कौन कौन से एक्ट बताओ भाई? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। एंड लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आप मान के चलिए हर यूनिट में से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो पक्का है एटलीस्ट। एटलीस्ट बता रहा हूं, ठीक है? बाकी 15-16 जाता है आराम से, 16 मार्क्स तक का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है। आपकी पहली यूनिट जो है, यानी कि पहला पोर्शन जो है, जो अदर लो मैं करवा रहा हूं 40 मार्क्स का है, उसमें आप मान के चलिए 30 मार्क्स के तो ये 2 चैप्टर है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। डन? चलो अब नए पेज पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। आपकी बुक में फर्स्ट यूनिट दे रखी है, चैप्टर 1 फर्स्ट यूनिट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करते हैं।
ये वर्ड आपके लिए क्या नया है? इंडेमनिटी। हो सकता है हो सकता है ना हो, बट इंडेमनिटी वर्ड का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को इंडेमनीफाई करना यानी कि कंपनसेट, या फिर कहिए टू मेक द लॉस गुड। ठीक है। तीसरा, टू प्रोटेक्ट समवन और समथिंग फ्रॉम लॉस। किसी चीज को कंपनसेट करना, किसी लॉस को गुड करना, या किसी को प्रोटेक्शन देना कि मैं आपको लॉस नहीं होने दूंगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंडेमनीफाई करना। इंडेमनीफाई करना मतलब ये, व्हेन वन पर्सन, ये एक पर्सन है जो प्रॉमिस कर रहा है अदर पर्सन को, ये दूसरा पर्सन देखो शक्ल से लगा ना घबराया हुआ है थोड़ा सा, ये वन पर्सन जो है, ये जो अदर पर्सन है उसको कहता है डर मत, कुछ नहीं होगा, बट इसको डर लग रहा है। ये कहता है देख ऐसा है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर तेरे को कोई नुकसान होता है इस एक्टिविटी के कारण, तो उस नुकसान को मैं भरूंगा। प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई, मैं कंपनसेट करूंगा अगर कोई लॉस हो गया। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर तुम्हें कोई लॉस हो गया, उस लॉस को मैं गुड कर दूंगा। गुड करना, लॉस हो गया वो ठीक कैसे होगा? मान लो किसी पर्सन का 10,000 का लॉस होगा, कैसे ठीक होगा? 10,000 आप दे दो, हो गया उसका लॉस ठीक। सही बात है ना? तो टू मेक द लॉस गुड का मतलब कंपनसेट करना, लॉ की लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। और तीसरा क्या है? टू टेंशन ना ले, तेरे को लॉस नहीं होने दूंगा। और कहता भाई फिर भी हो गया तो फिर मैं भरूंगा भाई, इंप्लाइड है, सिंपल सी बात है ना। ओके, प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई द अदर पर्सन फ्रॉम द फ्यूचर लॉस, कि फ्यूचर में तुम्हें लॉस नहीं होने दूंगा। मेरे को लॉस होगा क्यों? विच में अराइज, विच में अराइज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट और एक्टिविटी बिटवीन पार्टीज। ये कहता है मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें लॉस नहीं होने दूंगा। आई प्रोमिस टू इंडेमनीफाई, आई प्रोमिस टू कंपनसेट। किस चीज से कंपनसेट करोगे? लॉस से। क्या अभी कोई लॉस हुआ है? नहीं, जो हो सकता है इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है लॉस हो, और ऐसा हो कि ना हो, में है। में क्यों होगा मुझे लॉस? ड्यू टू एक्टिविटी बिटवीन अस। कोई ऐसी एक्टिविटी जो अपने बीच में हो रही है उसकी वजह से। ठीक है, यानी कि इसी के साथ में लिख रखा है एक्टिविटी बिटवीन पार्टीज और एनी पर्सन, या किसी और पर्सन की वजह से भी अगर कोई नुकसान होता है तो मैं भरूंगा। तो देखो यहां से एक पॉइंट तो क्लियर हो रहा है, ये मे वर्ड जो है ये एक पॉइंट तो डिनोट कर रहा है क्या? इट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो पैसा कब भरेगा बताओ? ये जब लॉस होगा, और अगर लॉस नहीं हुआ तो फिर पैसा भरना क्यों है? ठीक है, इसका कोई एग्जांपल लेते हैं हम पहले। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब इस इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन्ड है अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं अदर देन लाइफ इंश्योरेंस।
अच्छा आपको पता ही होगा इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं, नहीं पता तो अकाउंट्स में पढ़ने को मिलेगा। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, जनरल इंश्योरेंस होते हैं। फायर का, फ्लड का, अर्थक्वेक का, ठीक है, आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवा रखा होगा, ठीक है, कार का इंश्योरेंस करवा रखा होगा, सब किस में आते हैं, जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। जनरल मतलब कॉमन, सबके लिए। लाइफ इंश्योरेंस तो सिर्फ एक लाइफ के लिए होता है, ठीक बात है ना। लाइफ के अलावा जो इंश्योरेंस बच गया जनरल इंश्योरेंस। ओके, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है, एक एग्जांपल लीजिए, आपकी कार है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या लेती है, प्रीमियम लेती है, और कहते हैं लो भाई साहब आपकी कार चोरी नहीं होगी, और आपकी कार का एक्सीडेंट अगर हो गया या चोरी हो जाती है तो पैसा हम भरेंगे। वो प्रोटेक्ट करे ना आपको एक फ्यूचर लॉस की वजह से। फ्यूचर में आपकी गाड़ी भिड़ सकती है, ठुक सकती है, फ्यूचर में आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है, हाँ हम प्रोटेक्ट करेंगे, आपको लॉस नहीं होगा, अगर हो गया तो हम भरेंगे भाई। पॉइंट समझ? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो बंदा ये प्रॉमिस कर रहा है, जो बंदा ये प्रॉमिस कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इंडेमनीफायर। इसे हम क्या नाम देते हैं, इंडेमनीफायर। और वो बंदा जिसको ये प्रॉमिस किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, जो नाम आपको ठीक लगे वो बोल दो। इंडेमनिटी होल्डर बोल सकते हो, कॉमन नाम ये है, या फिर आप इंडेमनीफाइड भी बोल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। इंडेमनीफायर मतलब जो इंडेमनिटी दे रहा है, ठीक है, और इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड मतलब जिसको इंडेमनिटी दी गई है कि भाई टेंशन मत ले तू, तेरे को लॉस नहीं होगा, अगर होगा तो मैं भुगतूंगा। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टी होती है, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर। क्लियर? चले आगे। आपने यहां पर बताया सर लॉस, फ्यूचर में लॉस हो सकता है ड्यू टू इंडेमनीफायर, ड्यू टू इंडेमनीफायर। अब देखो यहां पर पार्टीज लिखा है मैंने कि नुकसान क्यों हो रहा है, पार्टीज की वजह से, पार्टी की एक्टिविटी की वजह से, और एनी अदर पर्सन। लो जी दोनों बातें डिस्कस करते। सबसे पहले एनी अदर पर्सन में एक्ट ऑफ गॉड नहीं आएगा जी, एक्ट ऑफ गॉड नॉट कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन पेपर देख के आपके तोते उड़ गए, आपके बाजू वाले का पेन दबा दब चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करूं, खत्म कहां से करूं, और वो दबा दब क्वेश्चन पेपर किए जा रहा है, शीट पे शीट मांग रहा है, सर सीट देना, सर सीट देना, आप माथा पकड़े बैठे हो भाई। ये तो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट पे क्या है, सुपर इंटेलिजेंट है, ठीक है। आप सर पकड़ के बैठे हो कि गया भाई पेपर तो गया, 1.5 घंटे में साइड वाले पेपर भी कंप्लीट हो गया, और अभी तक आपने कुछ लिखा नहीं है, और वो आपके कंधे पे हाथ रख के कहता है भाई कुछ पूछना है। तो बताओ क्या वो इंटेलिजेंट इंसान है? नहीं, वो भगवान है, वो भगवान है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो फिर एक्ट ऑफ गॉड एनी पर्सन में भगवान क्यों ले रहे हो तुम? भगवान तो नहीं है ना, मतलब तुम्हारे पास भगवान तो नहीं आने वाला, तुम्हारी हरकतें देख के तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला। सही बात है ना। तो सबसे पहले एक्ट ऑफ गॉड यहां पर कवर नहीं होता, एक्ट ऑफ गॉड यहां पर कवर नहीं होता। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? एक एक्ट होता है ह्यूमन एक्ट, हमारी गलती की वजह से या सामने वाले की गलती की वजह से, और एक होता है गलती किसी की भी नहीं है फिर भी वो काम हो गया, इसका मतलब एक्ट ऑफ गॉड। भगवान ऐसा चाहता था इसलिए ऐसा हो गया। तो एक्ट ऑफ गॉड जो है वो कवर नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर। एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस, किसी बंदे का मरना या जीना किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। तो कोई बंदा अगर मर गया तो ये किस में आता है? एक्ट ऑफ गॉड में आता है। ये एक बड़ी वजह है कि एक्ट ऑफ गॉड जो है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक्ट ऑफ गॉड में कवर होता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आता। इसकी दूसरी वजह ये भी है, किसी भी पर्सन की लाइफ का आप एस्टिमेशन कर ही नहीं सकते,
कि उससे नुकसान कितना होने वाला है। हालांकि लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं सर, लाइफ इंश्योरेंस तो होते हैं, बट मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आते। इसका स्पेशल एक्ट है, और स्पेशल एक्ट में इसको क्या दी गई है, लीगलिटी दी गई है कि भाई ये लीगल है, ये चीज लीगल। लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है कि हाँ भाई बता तेरे को अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करना है, कहता हाँ जी करवाना है, कितने का, 50 लाख, वैल्यू तो नहीं है तेरी इतनी, बट कोई बात नहीं कर देंगे, क्योंकि उसके हिसाब से क्या देना पड़ता है, प्रीमियम। जितना ज्यादा तुम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाना चाहते हो उसके हिसाब से क्या पे करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस कर देगी। तो एक स्पेशल कानून के अंदर ऐसे एक्ट ऑफ परमिशन दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के प्रीव्यू से लाइफ इंश्योरेंस जो बाहर है। पॉइंट समझ आ गया? लॉजिक मैंने इसका बता दिया आपको, समझ आया थोड़ा थोड़ा? अब आते हैं इस पॉइंट पे, मुझे लॉस क्यों होगा? कहता है सर आपने बीच में जो एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से, मतलब मेरा लॉस करेगा क्यों? तो ये कहता है सर ड्यू टू इंडेमनिफायर, मेरी वजह से कोई लॉस हो गया। सही बात है, ड्यू टू इंडेमनिफाइड। बताइए इंडेमनिफाइड बोले तो होल्ड, आपने कोई कार ले रखी है, आपने अपनी कार का इंश्योरेंस करवा रखा है भाई, ठीक है, 3 साल आपने जो अपनी कार चला ली, 3 साल चला ली, 4 साल चला ली, उसके बाद कहते हो यार इस कार से मन भर गया है, ठीक है, मार्केट में बेचेंगे तो वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं मिलने वाली। तुमने उठाई इंश्योरेंस पॉलिसी और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी कार का लॉस हो जाता है, टोटल लॉस हो जाता है, कार डेड हो जाती है समझ लो, तो कंपनी आपको पैसा देगी। और उसमें आपको पता है कि अगर इस कार का एक्सीडेंट हो जाता है गंदे वाला, खाई में गिर जाती है, डेड हो जाती है कार एक तरीके से, तो मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे, और मार्केट में बेचने गया तो 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलने वाले। तो तुम क्या करते हो, खाई के पास गाड़ी लेके गए, उसको धक्का मारा और गाड़ी खाई में, खत्म। और आपने इंश्योरेंस कंपनी को फोन कर दिया, भाई साहब आ जाओ, देख लो गाड़ी खाई में गई, डेड हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी वाले आते हैं, हाँ भाई साहब ये तो डेड है। हुआ कैसे एक्सीडेंट? कहते हैं मैंने गाड़ी को धक्का मारा, गई नीचे, और अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर गाड़ी डेड हो जाती है तो लॉस भरेंगे। कहते भाई साहब ऐसा है, ध्यान से देखो, ड्यू टू इंडेमनिफायर, अगर मेरी हरकत की वजह से या किसी और पर्सन की हरकत की वजह से, मतलब आप गाड़ी चला रहे थे और साइड मार दी किसी बंदे ने और आपकी गाड़ी खाई में चली गई, तो हम भरते, बट ये तो आपका खुद का कांड है। और अगर आप खुद कोई कांड करते हो तो भाई साहब भुगतेगा कौन? खुद भुगतोगे। यानी कि अगर कोई लॉस होता है इंडेमनिफाइड की वजह से, वो कवर नहीं होता। दोबारा से, 2 चीजें कवर नहीं होती, नंबर 1 एक्ट ऑफ गॉड, और नंबर 2 इंडेमनिफाइड ने अगर खुद कोई हरकत की है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है तो नहीं होगा। और कौन से 2 बंदे कवर होंगे? या तो इंडेमनिफायर की हरकत की वजह से आपको कोई लॉस होता है तो कहता भाई साहब मैं भरूंगा, या एनी अदर पर्सन, थर्ड पार्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? चलो स्टार्ट करते हैं एक बार। पेज नंबर 1 निकाल लीजिए, पेज नंबर 1 पे फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा पढ़िए। आगे सब में कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इसके एग्जाम्पल और एनालिसिस अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में पढ़ेंगे।
अब आते हैं पेज नंबर 2 पे, आ जाइए जी। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर मिला। चलो नए पेज पर आना है, नोटबुक में नए पेज पर आ जाइए। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। अच्छा एक मिनट, एक यहां पर लिख लीजिए, यहां पर एक लाइन नीचे लिख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। अभी बात करेंगे हम दोनों की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में बी एक्सप्रेस्ड और में बी इंप्लाइड। हम डिस्कस करने वाले हैं राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर। राइट्स ऑफ इंडेमनीफाइड, सॉरी इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। क्या राइट्स हैं इनके? ये डिस्कस करने से पहले एक कहानी करें, सुनेंगे अपन। सैमसंग कंपनी का नाम सबने सुना होगा, अच्छी कंपनी है। ये ABC लिमिटेड कंपनी है कोई, और ये सैमसंग वाले नया मोबाइल लॉन्च करने वाले हैं। पुरानी बात बता रहा हूं मैं, अब तो नया मोबाइल तो लेटेस्ट काफी आ चुके। इन्होंने एक फोन निकाला था सैमसंग नोट 7। फोन क्या था भाई साहब, बम था। हाँ तभी तो इन्होंने एक फोन लॉन्च किया था सैमसंग नोट 7। प्रीमियम सीरीज के फोन होते थे इनके भाई सब। ओके, ये जो कंपनी है ये इनको लिथियम बैटरी सप्लाई करती है। सप्लाई बैटरीज। जो इस फोन में क्या होती है, यूज होती है। ठीक है, खूब मोबाइल बेचे भाई, ऑब्वियसली बात है। प्री बुक होते हैं इनके मोबाइल तो, एप्पल के सैमसंग के। ये कस्टमर है जिसने फोन परचेज किया, खुश होके सेल्फी ले रहा था फोन में। ठीक है, सेल्फी ले रहा था, अचानक से धमाका हुआ। ब्लास्ट। और ये जो कस्टमर है ये ठाकुर बन गया। दूसरा आता ही नहीं। जिस हाथ से सेल्फी ले रहा था टुंडा हो गया, ठाकुर बन गया। किस पे केस ठोकेगा ये? सैमसंग पे, कि आपका फोन ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है जी। क्लेम्ड ऑफ रुपीज, सपोज करो 5 लाख, 5 लाख का
केस ठोक दिया। ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। ये रियल में हुआ था। सैमसंग नोट 7 जो है वो ब्लास्ट हो रहे थे बहुत ज्यादा, कंपनी ने ये सेट अपने वापस ले लिए थे। बल्कि जो एयर फ्लाइट्स होती थी, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, वहां पर एयरपोर्ट पे क्लियरली लिखा होता था कि सैमसंग नोट 7 फोन आप लेके फ्लाइट में नहीं जा सकते, क्योंकि एयर प्रेशर जैसे ही थोड़ा बढ़ता है ना, वो फोन ब्लास्ट हो रहे थे। क्लियरली मेंशन होता था कि अगर पहली बात तो आप फोन लेके नहीं जा सकते, अगर ले रखा तो स्विच ऑफ करके छोड़ दो भैया, पीछे ऑन नहीं कर सकते आप उस फोन को, क्योंकि ब्लास्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बताइए जी, अच्छा आपके अकॉर्डिंग नुकसान क्यों हो रहा है? फोन में क्या चीज है जो ब्लास्ट हो सकती है? लिथियम बैटरी। यानी कि इसका मतलब देखो, एक आधा फोन ब्लास्ट हो तो सब में आता है, सारे ही ब्लास्ट हो रहे थे उनके, मोस्ट ऑफ द फोन जो थे वो ब्लास्ट हो रहे थे, अच्छा खासा रेशियो आ रहा था, मतलब किसमें कमी है? बैटरी में। तो सैमसंग कंपनी जो है अपना लॉस किससे रिकवर करेगी? ऑब्वियस सी बात है, एबीसी लिमिटेड कंपनी से। तो क्या यहां पर कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था कि आप हमारी बैटरी यूज करो, हमारी बैटरी की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो हम भरेंगे? बोलो, हो सकता है हो सकता है उन्होंने कह रखा हो, वो कहते नहीं नहीं यार, हम आप बिल्कुल नए बंदे हो बैटरी सप्लाई करने वाले, हम आपके ऊपर कैसे यकीन करें? कहता सर टेंशन ना लो, मेरी बैटरी की वजह से कोई नुकसान होता है तो मैं लॉस भरूंगा। कहता ठीक है, ओके, एक्सप्रेस हो सकता था, बट अगर ना भी बोले तो ये इंप्लाइड है भाई, ये तो इंप्लाइड बात है। क्वालिटी एंड फिटनेस सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ा होगा, इंप्लाइड बात है भाई। पैसे देके चीज ले रहा हूं तो ऐसे कौन सा फ्री में ले रहा हूं, तो उसके अंदर क्वालिटी और फिटनेस होनी जरूरी है। ये पॉइंट समझ में आ गया ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी एक्सप्रेस और में भी इंप्लाइड, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है, सिंपल सी बात है यार, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आ जाओ यहां पर, अच्छा अब आपके अकॉर्डिंग इस कहानी में इंडेमनीफायर कौन है और इंडेमनिटी होल्डर कौन है? बोलो बोलो बोलो। ये है इंडेमनीफायर, इसको लॉस देना पड़ेगा भाई, और ये क्या बना? इंडेमनिटी होल्डर। अब ये इंडेमनिटी होल्डर जो है वो क्या क्या पैसा एबीसी लिमिटेड से कवर कर सकता है, बात उठ रही है ये, यानी कि राइट्स ऑफ इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर क्या है? आ जाओ जी, स्टार, क्या क्या चीजें रिकवर कर सकता है? 3 राइट है इसके भाई, 3 राइट है। सबसे पहला है राइट टू रिकवर कॉस्ट ऑफ सूट। उस इंडेमनीफाइड ने कोई सूट सिलवाया है, उसके पैसे कौन देगा? इंडेमनीफायर। राइट टू रिकवर द सम पेड एज कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहते हो, और सेटलमेंट, और सेटलमेंट। और राइट टू रिकवर द डैमेज, राइट टू रिकवर द डैमेज। 3 राइट है आपके पास में। लो जी, पहला राइट डिस्कस करते हैं, फिर दूसरा राइट डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में थर्ड। राइट टू रिकवर कॉस्ट ऑफ सूट। अच्छा, सबसे पहले यहां पर सूट का मतलब क्या है? केस फाइल किया गया कोर्ट में। कॉस्ट ऑफ सूट का मतलब क्या होता है? आज अगर मैं कोर्ट में कोई केस फाइल करने जाता हूं तो मुझे एक वकील हायर करना पड़ेगा भाई। वो वकील फ्री में तो काम करेगा नहीं, वकील क्या लेगा? पैसे लेगा। कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह, कुछ एफिडेविट वगैरह बना के कोर्ट में फाइल करने पड़ते हैं, उसके भी पैसे लगते हैं भाई साहब। फिर कोर्ट में केस फाइल करने की फीस भी होती है, ठीक बात है ना? तो ये केस फाइल करने के पैसे लगते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सूट। कॉस्ट का मतलब समझ गए ना, पैसे लग रहे हैं भाई साहब। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सूट क्यों होगा? कोई केस करता है, क्या सिर्फ उसके पैसे लगते हैं? बोलो, मान लीजिए मैंने आपके ऊपर केस कर दिया, तो आप भी तो उस केस को डिफेंड करोगे। डिफेंड किसके थ्रू करोगे? एक वकील के थ्रू, फिर पैसे लगेंगे। क्रॉस मेमोरेंडम भी फाइल करोगे, अगर मैंने आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया है तो आप भी तो कुछ ना कुछ रिप्लाई करोगे ना, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ क्रॉस मेमोरेंडम, जो कोर्ट में फाइल करना होता है। कि आपका क्या कहना है? सिंपल सी बात है ये। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कोर्ट में गए और सीधा बोलना शुरू कर दिया, नहीं,
मेरे क्या इल्जाम है पहले लिख के देने पड़ते हैं, और आपका उसके ऊपर क्या करना, पहले लिख के देना होता है, और जो जो एविडेंस है वो पहले ही सबमिट करने पड़ते हैं। वो जज के ऊपर होता है कि बाद में वो एडिशनल एविडेंस लेने के लिए आपको अलाउ करता है नहीं करता, या आपको बोलने के लिए अलाउ करता है या नहीं करता। समझ में आया? चलो जो भी है बाद की बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ सूट क्लियर हुआ ना? अच्छा ये सूट क्या है सर? इस सूट का मतलब क्या है? क्या मैं केस कर रहा हूं या केस डिफेंड हो रहा है? पैसे कब लगेंगे? दोनों ही केसेस में लगेंगे भाई। तो ये क्या है? सूट आपने फाइल किया है या सूट आप डिफेंड कर रहे हो? पैसे तो दोनों केसेस में ही लगेंगे बॉस। आपने किसी पर केस ठोक दिया या किसी ने आपके ऊपर केस ठोक दिया उस मोबाइल की वजह से। दोबारा से, सैमसंग कंपनी के ऊपर कस्टमर ने केस ठोक दिया कि भाई साहब मोबाइल ब्लास्ट हो गया, तो सैमसंग कंपनी केस को क्या करेगी? डिफेंड करेगी। या सैमसंग कंपनी के पास में कस्टमर जो है वो पहुंच गए और अपने लेटर दे दिए, भैया 50 कस्टमर का जो है नुकसान हो चुका है, कौन देगा इतने पैसे? सैमसंग कंपनी कहती नहीं हमारे मोबाइल में और बैटरी में कोई कमी नहीं है। कहते भाई साहब वो तो पैसे लिए बिना जाएंगे नहीं, वो नहीं तो वो सोशल मीडिया पे डालेंगे कि सैमसंग का मोबाइल बेकार है। सैमसंग कहती है हम केस ठोक देंगे उन पे, ऐसा किया तो उन्होंने। तो यहां पर सैमसंग कंपनी केस ठोक रही है कि क्लेम किस चीज का मांग रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा ये क्या है? राइट टू रिकवर द सम पेड एज कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट। सेटलमेंट कहां होती है? आउट ऑफ कोर्ट। सेटलमेंट कहां होती है? आउट ऑफ कोर्ट। आर्बिट्रेशन वगैरह सुना होगा आपने। या फिर एक काम करते हैं, उन कस्टमर्स को बुला लो भैया, जो जितने भी कस्टमर है उन्होंने एक लॉबी बना ली, उन्होंने ग्रुप बना लिया, और तुम्हारा टोटल कंपनसेशन कितना बनता है वो हमें बताओ यार। मामला कोर्ट से बाहर रफा दफा कर लेते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट हो रही है, तो उसके भी तो पैसे लगे। या तुम केस हार गए कोर्ट में, तो फिर तो पैसा देना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? आओ दोबारा से। राइट टू रिकवर कॉस्ट ऑफ सूट। अगर आपने कोई केस फाइल किया है या कोई केस आपने डिफेंड किया है तो कॉस्ट ऑफ सूट लगेगी। हां ठीक है, तो आप रिकवर कर सकते हो उस पैसे को, उस कॉस्ट को जो उस केस को करने या डिफेंड करने में लगे हैं, बट इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? आपने ये केस क्यों किया या आपने केस डिफेंड क्यों किया? पहली कंडीशन है विद द ऑर्डर ऑफ, विद द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहां पर डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शंस ऑफ इंडेमनीफायर। सर इंडेमनीफायर ने मुझे ऑर्डर दिया था। फॉर एग्जांपल सैमसंग कंपनी ने एबीसी कंपनी के साथ मीटिंग की कि भैया ऐसा है मोबाइल ब्लास्ट हो रहे हैं। सर मोबाइल ब्लास्ट होने की वजह ये नहीं हो सकती, हमने क्लियरली मोबाइल बेचते हुए एक इंडिकेशन दे रखी है कि वाइल चार्जिंग द मोबाइल, आप मोबाइल फोन को क्या मत करो, यूज मत करो। ये जो 10% मोबाइल ब्लास्ट हो रहे हैं ये वो केसेस मिलेंगे जिसमें मोबाइल चार्ज करते हुए उसको यूज कर रहे होंगे। कहते सैमसंग कंपनी कहते करना क्या है? सर मेरे अकॉर्डिंग आप केस फाइल कर दो या आप केस को डिफेंड करो, मैं टेक्निकली या फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दूंगा कि अगर मोबाइल को चार्ज करते हुए यूज किया जाएगा तो ब्लास्ट हो सकता है, अदरवाइज वो ब्लास्ट नहीं हो सकता। और ये वार्निंग हमने पहले ही दे रखी थी। मोबाइल बेचते हुए लिखते हैं, उसके ऊपर क्लियर लिखा होता है वाइल चार्जिंग द मोबाइल डू नॉट यूज द मोबाइल फोन। हमने तो वार्निंग दे रखी थी। कहते अच्छा, तो विद द ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ इंडेमनीफायर मैंने ये केस किया। तो मान लीजिए केस फाइल करने के 1 लाख रुपए लगे सैमसंग कंपनी के, तो 1 लाख रुपए कौन देगा? इंडेमनीफायर देगा ना भाई, ठीक बात है। या फिर सर ऐसा तो कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, बट कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा था, एबीसी और सैमसंग के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरे पास में ऑथराइजेशन है कि कल को मेरे ऊपर कोई केस होता है इस बैटरी को लेके, तो वो केस मैं डिफेंड कर सकता हूं या मैं केस फाइल कर सकता हूं। ऑथराइजेशन या ऑथराइज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कल को आप इस लॉस से बचने के लिए अगर कोई केस करते हो या केस को डिफेंड करते हो तो उस केस की कॉस्ट जो है वो इंडेमनीफायर बियर करेगा। बीच में और लगा देता हूं, सब में आ जाएगा अच्छे से। या तो मैंने पूछ के केस किया है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में ऑथराइजेशन थी, या फिर और prudent
इंडेमनिटी होल्डर, प्रूडेंट एक्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। अच्छा, ये प्रूडेंट एक्ट क्या होता है भाई? एज अ मैन ऑफ डज इन ऑन केस, अगर ये खुद का मेरा केस होता तो मैं क्या करता? इन सिंपल वर्ड नॉर्मली क्या किया जाता है सर? एक्ट में भी नहीं लिख रखा और ना उसकी तरफ से कोई ऑर्डर या डायरेक्शन आई, ठीक है। जनरली क्या होता है, कोई पार्टी अगर हमारे ऊपर केस करती है, हमारी इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर केस करती है, तो गुडविल को बचाने के लिए हम केस को क्या करते हैं? डिफेंड करते हैं। और हर कोई बंदा ये करता, तो ऐसा ही हमने किया। तो जैसा नॉर्मल इंसान करता वैसे मैंने किया, मैंने कुछ स्पेशल तो किया नहीं। जो उसकी परमिशन लू या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात लिखी होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो इंप्लाइड है कि अगर मेरे ऊपर कोई केस करेगा, मेरी कंपनी की गुडविल अगर खराब हो रही है, तो मैं उस केस को क्या करूंगा? डिफेंड करूंगा। ठीक बात है, फिर आपको उसके पैसे भी मिलेंगे भाई साहब। समझ में आया? या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या आप पर पूछ लो उससे, ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ना पूछा, बट ये ऐसा काम है जो नॉर्मली होता है, तो फिर पूछने की भी जरूरत क्या है? और ना लिखा होने की जरूरत है, ये तो प्रूडेंटली हर कोई करता ही है ये काम। तो समझ में आया? चलो जी। तो कॉस्ट ऑफ सूट आप उससे रिकवर कर सकते हो। कोर्ट में क्या होता है? तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं मिलता। सुना होगा, सनी देओल साहब ने कहा था। तो मान लीजिए आप कोर्ट में केस कर देते हो, अब वही तारीख पे तारीख मिलती जाएगी, 3 हो गई तारीख, 4 हो गई तारीख, आप जाते जा रहे हो उस बंदे के पास में, कोर्ट में जा रहे हो जज के सामने। एक दिन में थोड़ी फैसला हो जाता है, सही बात है ना? तो आप एक दिन कोर्ट में जा रहे थे, तीसरी चौथी हियरिंग थी, एक वकील आपको इशारा करके बुलाता, ओए इधर आ। आप कहते चल बे, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। कबे इधर आ, वो तो बैटरी वाला केस चल रहा है, सैमसंग नोट वाला, वो तेरे साथ ही चल रहा है ना? कहता हाँ। अबे क्यों कोर्ट के चक्कर में पड़े हो रहे? ये तारीखें ऐसी चलती रहेंगी, 2-3 साल तक तुम्हारा भी काम डिस्टर्ब होगा, उसका भी होगा। इधर आओ, मैं बताता हूँ, मांडवाली करवा देता हूँ। मांडवाली सेटलमेंट। तुम इधर बैठो इस टेबल पे, अंदर आओ। अंदर बुला के खोपचे में लेके गया, जिस पार्टी ने केस कर रखा है उसको बुला लिया और उनको बुला लिया। क्या ऐसा है भैया, बताओ करना क्या है? कहता भाई 50 लाख रुपए मांग रहा है, बता। सॉरी 5 लाख रुपए मांग रहा है। कहता है ऐसा है, 3 लाख में डन कर ले। जो वो बीच में मीडियोकर बन के आया है ना, वो उसको भी समझा रहा है केस करने वाले को, भाई ऐसा है कि कोर्ट में चक्कर काटते रहो, फायदा नहीं है। और जिसके ऊपर केस हुआ उसको भी समझा रहा है कि भाई तू भी चक्कर काटता रहेगा, एक काम करो सेटलमेंट कर लो। ठीक है सेटलमेंट कर लेते हैं, कितने रुपए में? 3 में डन कर लो। कहता है जी 3 में डन। तो मैं उसे 3 लाख रुपए का चेक दूंगा और वो बंदा केस विड्रॉ करने की एप्लीकेशन डाल देगा कि मैं अपना केस क्या रहा हूं, वापस ले रहा हूं। ऐसे सेटलमेंट होती है भाई। ठीक है। और एक चीज और, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोर्ट ही फैसला सुनाए, और भी अथॉरिटीज है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, सेटलमेंट करवा सकते हैं। पंचायत वगैरह, आर्बिट्रेशन वगैरह, वहां पर उसका भी फैसला माना जाता है। कोर्ट कहता है यार मेरा टाइम बचाओ यार, हमारे यहां पर बड़े बड़े केसेस आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, यार तुम ये छोटा सा मोबाइल फटने का केस लेके आए हो, बताओ। ठीक है, हालांकि कोर्ट मना नहीं कर सकती, कोर्ट फैसला सुनाएगी, बट क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? ये फैसले तो कोई छोटी कोर्ट में भी हो सकते हैं ना, पंचायत लेवल पे हो जाएंगे ना, आर्बिट्रेशन लेवल पे हो जाएंगे ना, मीडिएशन लेवल पे हो जाएंगे, मेरे पास क्यों आ रहे हो यार? तो बाहर की बार सेटल कर लो यार। तो सेटलमेंट कर दी, 3 लाख रुपए में केस देना होगा। बताओ 3 लाख रुपए कौन देगा? 3 लाख रुपए इंडेमनीफायर देगा। हालांकि इसकी भी क्या है, कंडीशंस है। आपने सेटलमेंट क्यों की? क्या आपके पास में, क्या आपने डायरेक्शन ली थी? मैंने पार्टी को फोन किया, इंडेमनीफायर को फोन किया कि भाई पार्टी 3 लाख पे सेटलमेंट करने के लिए तैयार है, और इंडेमनीफायर कहता है दिया। उसने ऑर्डर दे दिया मुझे कि सेटलमेंट कर लो, मैंने कर ली, तो 3 लाख रुपए कौन देगा? ओके सर, उसका तो कोई ऑर्डर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि कल को कोई सेटलमेंट होती है आर्बिट्रेशन के थ्रू तो आप वो कर सकते हो और उसका पैसा इंडेमनीफाइड देगा। सर ऐसा भी नहीं लिखा हुआ, प्रूडेंटली एक्ट किया गया था। मतलब नॉर्मली इस तरह की सेटलमेंट अथॉरिटी के, कोर्ट के बाहर भी होती है। तो ये जो आर्बिट्रेशन में फैसला हुआ है वहां हुआ है, तो हम तो ऐसे ही करते हैं फैसला, कौन कोर्ट के चक्कर में पड़े, तो अलाउड है। अच्छा बात है, लास्ट तीसरा, राइट टू रिकवर द डैमेज। आप केस हार गए, अब पैसा देना पड़ेगा, 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो 5 लाख रुपए सैमसंग ने कस्टमर को दिए, तो सैमसंग किससे रिकवर करेगी? बोलो, इंडेमनीफायर से, एबीसी से। अब एबीसी से पैसा मांगने गया, तो बताओ क्या कोई कंडीशन लगेगी 5 लाख रुपए रिकवर करने की? बोलो, नो कंडीशन।
क्या वो ये कह सकता है कि भाई साहब आपने मेरे से पूछा नहीं केस हारते हुए, मेरी से डायरेक्शन तो ली नहीं आपने केस हारते हुए, आप प्रूडेंटली केस नहीं हारे। प्रूडेंटली कौन केस हारता है भाई? और ना मैंने कॉन्ट्रैक्ट में आपको ऑथराइज कर रखा केस हार के मुझसे पैसा लेने के लिए, समझ में आया? तो यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। क्यों? कि कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर कल को मुझे कोई लॉस होता है तो मैं आपसे रिकवर कर सकता हूं। इस चीज का तो कॉन्ट्रैक्ट है ना। हाँ, केस के पैसे लगे और सेटलमेंट के पैसे लगे, इसकी बात की जा सकती है। जो लॉस हो गया वो तो आपको देना ही पड़ेगा भाई। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? चलो अब पढ़ो पेज नंबर 1.2 पूरा पढ़िए स्टार्टिंग से अपने आप। हाँ जी, पढ़ लिया? अच्छा, एक लाइन और लिखो पिछले पेज पर आके। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में बी एक्सप्रेस में भी इंप्लाइड के नीचे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमेशा लीगल एक्टिविटीज के लिए होगा, जैसा कि इस पेज पे दिया हो कि मैंने आपको कहा कि उस बंदे को जाके पीट दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा दुष्यंत सर को पीट दो, और अगर कुछ एक्शन होता है तो मैं संभाल लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कहते सर अगर आप इतना ही श्योर हो कि आप मेरे को बचा लोगे दुष्यंत सर से, तो आप डायरेक्ट पीट लो। सही बात है ना? कौन पंगे ले यार? वो शुक्र करो इंडिया में पैदा हुए दुष्यंत सर। चलिए, ओनली फॉर लीगल एक्टिविटीज, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि इंप्लाइड है। सेक्शन 10 हमने पढ़ा था फाउंडेशन के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सेक्शन 10 में क्या था? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें क्या था? ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन दोनों क्या होने चाहिए? लीगल होने जरूरी है। तो इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा, बट लिख लो। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसीडरेशन दिया जा रहा है वो हमेशा लीगल होना जरूरी है। अगर वो इलीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या नहीं है? वैलिड है, नहीं है। ये टॉपिक कंप्लीट। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, माइक माइक। हाँ जी बताइए। ओए एक मिनट, अब देखो, देखना चालू हो गया। अच्छा, तार ही नहीं दे रखी थी इसको। हाँ हो गया। सेकंड पॉइंट था ना? सेकंड पॉइंट किसका? राइट्स का सेकंड पॉइंट, ऑल कॉस्ट विच ही मे कंपेल टू पे इन एनी सच सूट इफ इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग इट
ही डिड नॉट कॉन्ट्रावेन द ऑर्डर। ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई केस हुआ है आपके ऊपर, या आप कोई केस डिफेंड कर रहे हो, या आपने कोई केस फाइल किया, सिंपल सी बात है, और आपने कॉन्ट्रावेन नहीं किया ऑर्डर ऑफ इंडेमनीफायर, मतलब मैं किसके ऑर्डर पर केस कर रहा हूं या डिफेंड कर रहा हूं, इंडेमनीफायर के ऑर्डर पर, फर्स्ट कंडीशन, एंड एक्टेड एज इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर हिम, या फिर मैंने ऐसे एक्ट किया है जैसे कि मैं अपने केस में करता, अगर मेरा खुद का केस होता और मेरे ऊपर कोई केस फाइल करता तो मैं ये करता। ठीक बात है। टू एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये कब होगा, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं था, तो मैंने प्रूडेंटली एक्ट किया है, ना मेरे को किसी का ऑर्डर मिला और ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में मैं अथोराइज्ड हूं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट केस कर सकता हूं या केस डिफेंड कर सकता हूं। और तीसरी कंडीशन क्या है, और इफ प्रोमिजर अथोराइज हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट, या प्रोमिजर मतलब मुझे इंडेमनीफायर ने ऑथोराइज किया हुआ था कि कल को अगर आपके ऊपर कोई केस होता है तो आप उसको डिफेंड कर सकते हो मेरी तरफ से। मतलब मैंने 3 कंडीशन लिखवा दी आपको, ये देखो ये तीनों कंडीशन यही है, या तो मैंने ऑर्डर पे काम किया है, इंडेमनीफायर ने मुझे ऑर्डर दिया कि इस केस को डिफेंड कर लो, ऑब्वियसली बात है डिफेंड करने के लिए तैयार हूं, बट जो पैसा लगेगा फिर वो आपका लगेगा। दूसरा क्या है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट में ऑथराइजेशन थी कि अगर कल को मेरे ऊपर कोई केस होता है और मैं उसको डिफेंड करता हूं तो सारे पैसे कौन देगा, इंडेमनीफायर देगा। और तीसरा क्या है, ये दोनों ही कंडीशन नहीं थी सर, ना मुझे ऑर्डर मिला ना मैं ऑथोराइज था कॉन्ट्रैक्ट से, तो प्रूडेंटली अगर मैंने एक्ट किया हो, मतलब ऐसा नॉर्मली केस में ऐसा होता है, तो फिर आपका पैसा आपको मिलेगा। क्लियर है, मैंने थोड़ा सिंपल वे में लिखवा दिया आपको। आगे चले, चलिए जी, अब आते हैं पेज नंबर 1.4। ये टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, बट थोड़ा सा आउटलाइन में लेंगे, नए पेज पर आएंगे। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हेलो हेलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ये मिस्टर पी है, ये एक बैंक के पास जाता है और बैंक को कहता है कि मुझे लोन चाहिए, सपोज करो पर्सनल लोन चाहिए। ये है ABC लिमिटेड बैंक, क्या मांग रहा है, पर्सनल लोन। सर पर्सनल लोन चाहिए, ऑफ ₹10 लाख सपोज करो। नॉर्मली बैंक पर्सनल लोन यानी कि अनसिक्योर्ड लोन जल्दी से देता नहीं है, ठीक है। लोन हमेशा बैंक जो है वो ज्यादातर कौन सा लोन देता है, लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, लैप सुनने को मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी रख दो, लोन ले लो, जितनी आपकी प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू का लगभग 75% हम आपको लोन ऑफर कर देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड लोन। कल को भाई तो पैसे वापस करने नहीं आया, कोई बात नहीं, तेरी प्रॉपर्टी बेच के हम पैसा रिकवर कर लेंगे, समझ में आता है। अनसिक्योर्ड लोन बहुत ही रेयर होता है। बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू किया हुआ है, आप वो जो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हो वो क्या है, अनसिक्योर्ड लोन है बॉस, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी तो गई नहीं है। आपने अकाउंट में पड़ा हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या आपके बैंक में 10 लाख रुपए है, बट आपने विड्रॉ कितना कर लिया, 15 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। बैंक ने आपको ऑथराइज किया हुआ है कि आप 5 लाख तक ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, तो 5 लाख रुपए क्या है, अनसिक्योर्ड लोन है बॉस। तो अनसिक्योर्ड लोन की बहुत सारी कैटेगरी होती है, बट जनरली बैंक देता नहीं है। फिर भी आप बैंक के पास गए पर्सनल लोन मांगने के लिए, मुझे बिजनेस के लिए 10 लाख का लोन चाहिए। बैंक कहता भाई साहब प्रॉपर्टी, कहता प्रॉपर्टी तो नहीं है। बैंक कहता कल को पैसे खा के भाग गए तो, कहते सर मैं कौन सा विजय माल्या की फैमिली से हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं। सर सभी अच्छे इंसान है, इंसान कोई बुरा थोड़ी है, हालात बुरे होते हैं। कहते सर मतलब आप लोन नहीं दोगे, कहते भाई ऐसा है किसी की गारंटी दिलवा दो, एक ऐसा बंदा जो फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट हो। अगर वो बंदा तुम्हारी गारंटी ले रहा है, मेरी गारंटी मतलब मैं मरूंगा नहीं या भागूंगा नहीं, इसी की गारंटी, कहता नहीं नहीं कि आप मेरा पैसा विद इंटरेस्ट मुझे टाइम पर चुका दोगे, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस की गारंटी कोई दे दे। बंदे की गारंटी थोड़ी होती है,
बंदे की परफॉर्मेंस की गारंटी। कहता है यार मिस्टर एस नाम का एक बंदा है, कहता हाँ हाँ बहुत अमीर आदमी है, शहर की जानी मानी पार्टी है, अगर वो मेरी गारंटी दे तो, मेरी परफॉर्मेंस की गारंटी दे तो, कहता चल जाएगा। मिस्टर एस जो है वो इस बैंक को कहता है कि पी जो है वो मेरा रिलेटिव है, ये 10 लाख का जो लोन मांग रहा है ये दे देगा आपको वापस, 1 साल के अंदर अंदर विद इंटरेस्ट आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर इसने परफॉर्मेंस नहीं दी तो मैं परफॉर्मेंस दूंगा। इन शॉर्ट मिस्टर एस क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है, गिव्स गारंटी ऑफ पीज परफॉर्मेंस, कि पी की जो भी परफॉर्मेंस बनती है भाई साहब ये परफॉर्म करेगा, और अगर नहीं करा तो, अगर ये टाइम पे पैसा नहीं देने आया तो मैं दूंगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये जो मिस्टर पी है इसे कहा जाता है प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मेन। प्रिंसिपल का मतलब मेन, मेन डेटर ये है भाई साहब, पैसा उधार इसने लिया है। ये जो बैंक है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। जो परफॉर्मेंस लेता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर। और ये एस जो है ये है श्योरिटी, एस जो है वो श्योरिटी है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमेशा 3 पार्टी होती है। काफी हद तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जैसा लग रहा होगा, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितनी पार्टी होती है, 2। एक बंदा गारंटी दे रहा है कि भाई साहब मैं पैसे देने आ जाऊंगा, और नहीं दे रहा तो भाई साहब आपका जितना भी लॉस होगा, जितना लेट आऊंगा मैं भरूंगा। वहां पर वो खुद भर रहा है गारंटी अपनी, यहां पर एक थर्ड पार्टी, एक थर्ड पर्सन है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसमें हमेशा कितनी पार्टी होती है, 3 पार्टी। ध्यान से देखो तो यहां पर 3 कॉन्ट्रैक्ट है। पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है बताओ, ये पर्सनल लोन का, जो किसके बीच में हो रहा है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो रहा है, श्योरिटी जो है क्रेडिटर के साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। या तो ओरली उसे बोल रहा है या रिटर्न में उसको दे रहा है कि भाई मिस्टर पी आपको पैसे देगा और अगर नहीं देगा तो मैं दूंगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और अगर ध्यान से देखें तो एक तीसरा कॉन्ट्रैक्ट यहां भी है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मान लीजिए ड्यू डेट पर मिस्टर पी ने बैंक के सारे पैसे दे दिए विद इंटरेस्ट, खत्म। और अगर नहीं दे पाया तो बैंक अपना पैसा किससे मांगेगा, श्योरिटी से। बैंक श्योरिटी के पास पहुंच गया कि सर 11 लाख रुपीस बनते हैं, 10 लाख का लोन था, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनता है, ड्यू डेट जा चुकी है, आपकी पार्टी पेमेंट देने नहीं आई। अब श्योरिटी को पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने गारंटी एक्सटेंड की थी, ठीक है। तो आपने उसे 11 लाख रुपए दे दिए। अब आप पी के पास जाते हो कि भाई ये क्या किया तूने, तेरी मैंने गारंटी ली थी और तूने परफॉर्मेंस नहीं दी, बैंक वाला मुझसे 11 लाख रुपए ले गया। कहता सर पेमेंट आई नहीं थी, ठीक है, अगले महीने मेरी पेमेंट आ जाएगी। तो अगले महीने पेमेंट आ जाएगी तो मिस्टर पी किसको देगा, बैंक को देगा, श्योरिटी को देगा, श्योरिटी को देगा। मना कर दे तो कैसे मना करेगा? क्या पी ये कह सकता है कि मैंने कब कहा था कि आप बैंक को पैसा दे दो और आपके पैसे मैं दे दूंगा? कह रहे बेटा ये इंप्लाइड है, तेरी वजह से मुझे 11 लाख का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब ये इंप्लाइड है कि ये नुकसान तू भरेगा। पॉइंट क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमेशा 3 पार्टी होती है, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। क्लियर? चलिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो 2 तरह के होते हैं। स्पेशल गारंटी, स्पेशल गारंटी को हम पर्टिकुलर गारंटी भी बोलते हैं। और दूसरी कौन सी गारंटी होती है, कॉन्टिन्यूअस गारंटी।
कॉन्टिन्यूस गारंटी। स्पेशल गारंटी क्या होती है? व्हेन द गारंटी इज गिवन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ओनली तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेशल गारंटी। फॉर एग्जांपल आप बैंक से लोन लेने गए हो, श्योरिटी कहता है कि ये जो बंदा लोन मांगने आया है उसके ऊपर मेरी गारंटी है, तो कौन सी गारंटी हुई? स्पेशल गारंटी। ओके। कॉन्टिन्यूअस गारंटी क्या होते हैं? व्हेन गारंटी इज गिवन फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब एक ट्रांजेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक को कह दिया कि ये जो पी है ये मेरा नोन है, ये मेरा रिलेटिव है, ये जब भी लोन मांगने आए इसको दे देना, मेरी गारंटी है। जब भी लोन मांगने आए, तो मतलब एक ट्रांजेक्शन नहीं है, कई सारी ट्रांजेक्शन है। ठीक है। ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन जो है मतलब एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन जो है, इसकी हम कुछ बात कर लेते हैं सर। अच्छा बताइए, मैंने बैंक को कहा ये जो लोन मांगने आ रहा है इसके ऊपर मेरी गारंटी, बताओ कौन सी गारंटी हुई? मिस्टर पी जो लोन मांगने आया है उसके ऊपर मेरी गारंटी, बताओ कौन सी गारंटी है? पर्टिकुलर गारंटी। स्पेशल होगी, पर्टिकुलर होगी। ठीक है। उसने बैंक से 10 लाख रुपए ले लिए, बैंक ने उसको 10 लाख रुपए दे दिए। एक महीने बाद बैंक के पास पहुंच गया कि सर मुझे 15 लाख का लोन और चाहिए। बैंक कहता ले लो, आपकी गारंटी तो किसने दे रखी है? श्योरिटी ने दे रखी है। 15 लाख क्यों? 1.5 करोड़ ले लो चाहे। उसने उसे 15 लाख रुपए दे दिए। टोटल कितनी अमाउंट होगी? 25 लाख। एक साल के बाद वो पेमेंट नहीं कर पाए, डिफॉल्ट कर गया। विद इंटरेस्ट जो अमाउंट बनती है वो 27.5 लाख के करीब बनती है। सपोज ये आ गया श्योरिटी के पास में कि सर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया है, अब पैसे आपको देने पड़ेंगे। श्योरिटी कहता है ठीक है, ये पकड़ो 10 लाख प्लस में 1 लाख इंटरेस्ट के। कहता नहीं सर 27.5 लाख बनती है। कहते ऐसे कैसे बन गया? कहते वो अगले महीने फिर आया था और 15 लाख रुपए और लेके गया था। तो बताइए क्या उसमें मेरी कोई गारंटी है? कहता नहीं भाई, मैंने गारंटी किसके लिए दी थी? मैंने गारंटी दी रखी थी सिर्फ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे, उस 10 लाख पर। उसके बाद अगर वो कुछ भी लोन लेता है तो उसके ऊपर मेरी गारंटी नहीं है। तो मेरी गारंटी सिर्फ 10 लाख रुपए के ऊपर थी, तो उससे ऊपर की अमाउंट के लिए मैं लाइबल नहीं हूं। पॉइंट समझ में आ गया? तो 10 लाख प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो, उसके बाद तुमने कोई ट्रांजेक्शन करी है उसके ऊपर मेरी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि ये पार्टी मेरी नोन है, ये रिलेटिव है, ये जब भी लोन मांगने आए इसको दे देना, कौन सी गारंटी हो जाती? सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर मैं ऐसा कह दूं ये 1 साल तक जो लोन मांगता है इसको दे देना, बताओ 1 साल तक, बताओ कौन सी गारंटी? पर्टिकुलर या कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 1 साल में कहीं, मैं कहता हूं 1 महीने तक जो भी लोन मांगेगा उसके ऊपर मेरी गारंटी। बोलो सीरीज। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस में ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन जो है ये कैसे जज की जाती है? फॉर अ एक्सटेंडेड टाइम, फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम, एक्सटेंडेड टाइम। एग्जाम्पल 3 months or for a future event, example death of Mr. P। ये गारंटी देने का तरीका है कि 3 महीने तक ये जो भी अमाउंट मांगता है मेरी गारंटी है। या मिस्टर पी की जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक ये जो भी लोन मांगेगा, पी की जगह क्यू भी हो सकता, कोई भी हो सकता है, कि जब तक इसके फादर की डेथ नहीं हो जाती ये सारा पैसा मैं दूंगा भाई, इसके लोन की गारंटी मेरी है, सपोज करो। तो कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी इवेंट, फ्यूचर की कोई इवेंट भी आप मेंशन कर सकते हो जिसमें हम टाइम नहीं बता सकते, तो ये भी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा माइक पे बोलो, 1 मिनट। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ सर जो श्योरिटी होता है वो कॉन्टिन्यूस गारंटी के केस में जो लोन की अमाउंट है, मतलब उस पर कोई लिमिट फिक्स कर सकता है कि कर सकता है कि 10 लाख लेना कर है सकता तो है, कर सकता है। अभी करेंगे, सारी बात करेंगे इसमें।
यहां तक समझ में आया? ओके। उसके बाद में एक पॉइंट आता है रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ गारंटी। क्या गारंटी देने के बाद इसे वापस लिया जा सकता है? जी माइक पे बोलो। सर जब ड्यू डेट पे प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करता और श्योरिटी पेमेंट कर देता है और फिर प्रिंसिपल डेटर बाद में श्योरिटी को देता है पेमेंट, तो उस पे वो इंटरेस्ट भी देगा लेट पेमेंट के लिए? बिल्कुल। रिवोकेशन ऑफ गारंटी में आइए कि क्या गारंटी देने के बाद गारंटी वापस ली जा सकती है, बताओ। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की तो यस, बिफोर द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। ट्रांजैक्शन होने से पहले, पर्टिकुलर गारंटी के केस में ट्रांजैक्शन होने से पहले आप गारंटी क्या कर सकते हो? रिवोक कर सकते हो। बट अगर ट्रांजैक्शन हो गई है तो फिर नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक को अप्रोच किया था 10 लाख के पर्सनल लोन के लिए। बैंक कहता है जब तक कोई गारंटी नहीं मिलती हम आपकी फाइल को प्रोसेस नहीं कर सकते। मैं कहता हूं गारंटी में ले आता हूं। श्योरिटी के साथ बात हो गई है, श्योरिटी ने साइन भी कर दिया कि हाँ ठीक है जी, मेरी गारंटी है। कहता ठीक है सर, आपने गारंटी दे दी, लोन प्रोसेस होने में 3 दिन लगेंगे। लोन प्रोसेस होने में 3 दिन लगेगा, फाइल हमने ऊपर भेज दी है। 2 दिन बाद ही पता लग जाता है प्रिंसिपल डेटर जो है ये सट्टे में मोटा पैसा हार चुका है और उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी ना भाई साहब, वो सारी की सारी ये बेच चुका है। श्योरिटी को लगता है मैं फंस सकता हूं, बट क्या अभी लोन प्रोसेस हुआ है? लोन प्रोसेस नहीं हुआ, तो बैंक में जाकर अपनी गारंटी क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है। बट अगर लोन दिया जा चुका है और उसके बाद वो बैंक में जाकर भाई साहब मैं अपनी गारंटी रिवोक कर रहा हूं, बताओ कर सकता है? नहीं। आपकी गारंटी पे लोन दिया था भाई, लोन दिया जा चुका है, अब गारंटी रिवोक नहीं हो सकती। पॉइंट समझ में आया? अच्छा, ये गारंटी कब रिवोक कर सकते हैं भाई? कॉन्टिन्यूस गारंटी। अब कॉन्टिन्यूस गारंटी में कोई एक ट्रांजैक्शन तो है नहीं कि हम वेट करें कि इससे पहले या इसके बाद। इसमें क्या है? सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो क्या इसे रिवोक किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, एनी टाइम, कभी भी, बट प्रोस्पेक्टिवली, नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। ये क्या आया भाई? प्रोस्पेक्टिवली बट नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? आज के बाद, यानी कि फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। आज के बाद मतलब फ्यूचर ट्रांजैक्शन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव? स्टार्टिंग से, फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शन। बोलो। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर ट्रांजैक्शन, आज के बाद। मेरी कोई गारंटी नहीं है, चलेगा। बैंक से पूछा कि कितना लोन ले चुका है? बैंक कहता है अब तक 25 लाख का लोन ले चुका है। कहता हूं मेरी गारंटी रिवोक। आज के बाद कोई लोन अगर दोगे तो उसके ऊपर मेरी गारंटी नहीं है। ठीक है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई उसने जितनी भी ट्रांजैक्शन कर ली है उसके लिए मेरी कोई गारंटी नहीं है? कहता नहीं सर, अब आप झूठ खाओगे। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने गारंटी दे 50 लाख का लोन ले गया और अब कहते हो कि स्टार्टिंग से ही मेरी गारंटी नहीं है। पास्ट ट्रांजैक्शंस, बोलो, क्या पास्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर गारंटी रिवोक हो सकती है? नहीं हो सकती। पॉइंट समझ में आया? थोड़ा थोड़ा यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे। पेज खत्म हो गया तो आगे आ जाना। हाँ, क्या हुआ? टाइम हो गया? बस आज इतना ही पढ़ोगे? चलो फिर पेज नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 और उसके बाद पेज नंबर 1.4 ये पढ़ सकते हो आप। 1.5 भी पढ़ लोगे, बस 1.5 तक पढ़ लेना।